साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 105 में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। पिछले पाठ में आपने जो है अम्ला कीर्ति योग के बारे में जाना। अम्ला कीर्ति योग आपने जाना कि लग्न से या चंद्रमा से 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह होते हैं तो अमल कीर्ति योग बनाते हैं। तो उस योग में जो है आदमी भाग्यवान, स्वाभिमानी, कर्मठ, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। उसी से जुड़ी हुई योग प्रकरण ही चूंकि चल रहा है तो योग की बातें ही हो रही हैं। योग की गाती में एक अगला योग आपके उसमें आ रहा है अमल कीर्ति योग के बाद। जो अच्छे अच्छे शुभ योग हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि शुभ योगों को पहले आप जान ले, फिर अशुभ योगों की भी बात की जाएगी कि अशुभ योगों को भी कौन से अशुभ योग होते हैं। क्योंकि योग के बिना योग जानेंगे नहीं तो कुंडली का फल कथन कहने में भी बहुत सी असुविधाएं होंगी। तो फल कथन तो बता ही चुके आपको, भाव भावेश कारक से ही फल कथन कहेंगे और उसको भी जो है आप कहाँ से कि उसकी कब उसका फल परिणाम कब होगा, भाग्य उसकी जो है महादशा, अंतरदशा, पतंतर दशा में होगा, वो आपको बता चुके हैं। अब अगला जो है आज ये पर्वत योग की बात कर रहे हैं। तो पर्वत योग है, कह रहा है सप्तमे च अष्टमे शुद्धे शुभ ग्रह युते अथवा केंद्रेशु शुभ इक्तेषु योगे पर्वत संज्ञ का। तो पर्वत किसे कहते हैं, बात आ रहा है कि सप्तम भाव च अष्टमी, यानी सप्तम भाव ये है। अब आप इसे समझते चलें कि सप्तम भाव ये है। अब अष्टम भाव कौन सा है, अष्टम भाव ये है। अष्टम भाव ये है। तो कह रहा है सप्तमे च अष्टमे शुद्धे शुभ ग्रह युते अथवा, कि यहां पे या तो शुभ ग्रह युक्त हो और अथवा क्या है, केंद्रों से शुभ युक्त, या तो ये ग्रह खाली हो। यहां या तो शुभ ग्रह हो, यहां पे क्या हो, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह हो, यहां पे भी शुभ ग्रह हो, या ये खाली हो। तो इसका हिंदी में हम कर दे रहे हैं कि कह रहा है, और उसके बाद कह रहा है केंद्रेशु शुभ युक्तेषु योगा पर्वत संहिता। अब केंद्र में सप्तम और अष्टम तो खाली रहने की बात कर रहा है या शुभ ग्रह की बात कर रहा है। और इन तीनों भाव में केंद्र किसे कहते हैं, ये केंद्र है तीनों भाव। ये है केंद्र, ये भी केंद्र का भाव है और ये भी केंद्र है, इसको भी केंद्र कहते हैं, लेकिन इसको खाली रहने की बात हो। तो इन तीनों भाव में क्या हो, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह इसमें भी हो, इसमें भी शुभ ग्रह हो और इसमें भी शुभ ग्रह हो। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी कि सप्तम अष्टम खाली है, इन तीन भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या यहां पे भी शुभ ग्रह बैठे हों, तो ये रूप जो बन रहा है तो एक पहाड़ की टाइप रूप भी बनता है। तो इस रूप का ये रूप जो बनेगा तो क्या होगा, पर्वत योग की संज्ञा उन्होंने कहा है कि सप्तम अष्टम खाली हो या यहां शुभ ग्रह बैठे हों और केंद्र में भी शुभ ग्रह बैठे हों। तो शुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह की बात फिर हम कर लेते हैं, जो कि बार बार बता चुके हैं, जिससे आपको याद होता चलेगा। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। ये चार शुभ ग्रह होते हैं, जिसमें चार शुभ ग्रहों में फिर हम चर्चा कर दे रहे हैं कि गुरु शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ है और बुध जो है अकेला होता है तो शुभ होता है, अकेले बुध शुभ होता है और शुभ ग्रह के साथ शुभ होता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ हो जाता है। और चंद्रमा पक्ष बली है, ये पक्ष के हिसाब से कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक ये शुभ होता है और उसके बीच में जो पहले आ जाता है, यानी सूर्य से इसकी दूरी यदि 72 डिग्री से दूर होता है तो ये शुभ होता है, सूर्य से 72 डिग्री के अंतर्गत होता है तो यह अशुभ हो जाता है। तो अब ये शुभ ग्रहों से ही बात हो रही है। अब कह रहा है कि ऐसा पुरुष क्या होगा, तो अब यहां पे लिख दे रहे हैं कि सातवां या आठवां भाव, सातवां या आठवां भाव क्या हो, खाली हो, यहां कोई ग्रह ना हो, खाली हो या शुभ ग्रहों से युक्त हो।
युक्त युक्त हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, और केंद्र में भी शुभ ग्रह हूं तो पर्वत नामक योग बनता है। योग बनता है। तो ये हो गया, आप ये जाने कि सातवां घर, सातवां आठवां घर ये हो गया, सातवां आठवां घर शुभ ग्रह हो तो यहाँ पे गुरु शुक्र, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका बैठ गया, यहाँ पे आपके जो है गुरु बैठ गया, यहाँ पे शुक्र बैठ गया, यहाँ पे बुध बैठ गया, यहाँ पे ये कोई ग्रह नहीं बैठे, लेकिन बैठे भी तो क्या क्या बैठे, चंद्रमा या बुध में से एक, चंद्रमा बुध या बुध शुक्र में से कोई ग्रह बैठे, तो ये जो है क्या हो जाएगा, ये पर्वत योग का निर्माण हो जाएगा। अब फल की बात आती है, तो फल इसका जो है, फल की बात आती, फल क्या कर रहा है, भाग्यवान पर्वतो उत्पन्न, कि पर्वत योग के अंतर्गत उत्पन्न व्यक्ति भाग्यवान होगा। वाग्मी दाता, वाग्मी दाता अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा। क्या शास्त्र वितर, शास्त्रों का जानकार है, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, शास्त्रों का जानकार होगा। हास्य प्रिय, कि हास्य प्रिय होगा, मजाकिया स्वभाव का होगा, हास्य प्रिय होगा। यशस्वी, यशस्वी होगा, और तेजस्वी, यशस्वी तेजस्वी, बहुत यशस्वी, यश कीर्ति उसकी अच्छी होगी, सब लोग उसे जानने वाले होंगे, यशस्वी होगा। और तेजस्वी मतलब तेजवान होगा, तेज उसके अंदर तेज दिखाई देगा। अपूर्ण नायक, जहां पे रहता होगा वहां का नायक होगा। तो पहले तो वहां के राजा होते थे, सूबेदार होते थे, अब आज की तारीख में, आज के परिवेश में आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा, वहां का विधायक हो सकता है, वहां का मंत्री हो सकता है। तो जिस भी क्षेत्र में रहेगा, जहां रहेगा, वहां का वो नायक के रूप में देखा जाएगा। अब यह है कि यहां ऐसा व्यक्ति क्या होगा, भाग्यवान होगा, भाग्यवान होगा, और ये अच्छा वक्ता होगा। आप इसमें समझ लें, अच्छा वक्ता होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा, ज्ञाता होगा। उसके बाद हास्यप्रिय, विनोद करने वाला, हास्यप्रिय, इसको यही हास्यप्रिय ही कर लीजिए, हास्यप्रिय, हास्यप्रिय, विनोद, लोगों से प्रेम से मिलने वाला, हास्यप्रिय मतलब कि लोगों को हंसाने वाला, लोगों को सुखी रखने वाला, लोगों को खुश रखने वाला। लोगों को खुश रखने वाला। यशस्वी, उसका यश चारों ओर विद्यमान होगा, यश विद्यमान होगा। तेजस्वी, अत्याधिक तेजस्वी होगा, होगा। और उसके बाद कह रहा है पूर्व का नायक, पूर्व नायक जहां रहता है, जिस स्थान पर रहेगा, इस तरह लिख दे, जिस स्थान पर रहता होगा, स्थान पर, गांव नगर कुछ भी हो सकता है, गांव हो सकता है, नगर हो सकता है, हाँ, सिटी हो सकती है, तो यहां रहता है, यहां का नायक होगा, यहां का नायक होगा, नायक, राजनेता, प्रधान। और जैसे कार्य करेगा कहीं, ऐसा व्यक्ति जो है किसी विभाग में कार्य, आज के परिवेश में यदि किसी विभाग में कार्य करेगा, किसी विभाग में कार्य करेगा,
तो वहां पर उच्च अधिकारी होगा। अधिकारी होगा। तो कुल मिला के आपने ये समझा कि जब पर्वत योग का निर्माण होगा तो पर्वत योग का व्यक्ति जो है बहुत खुशमिजाज, शास्त्रों का ज्ञाता, बुद्धिमान, ज्ञानवान, तेजस्वी, भाग्यवान, और जहां भी रहेगा वहां नायक के रूप में काम करेगा, वहां सभी को जो है और सभी को खुश रखेगा, स्वयं भी खुश रहेगा। तो ये आपने जाना। तो योगों की श्रृंखला आप देख रहे हैं, कोई बहुत छोटे छोटे योग है सुख के लिए जो योग हैं और ये कुंडलियों में बनते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपने पहले देखा नाभस योगों को, देखा नाभस योगों में 32 योगों को देखा, तो 32 योगों में आपने देखा कि कुछ जो है राशियों के सहारे बनने वाले थे, कुछ आकृति के सहारे बनने वाले थे, कुछ दल के सहारे बने योग, कुछ जो है आपके योग बने जो है संख्या से बने कि 1 में 2 में 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में। उसके बाद आपने गजकेसरी योग को देखा, तो गजकेसरी योग भी आपने देखा कि केंद्र से त्रिकोण से शुभाशुभ योग देखा, केंद्र और त्रिकोण से बनने वाले योगों को देखा, तो शुभ को समझाया आपने। फिर गजकेसरी योग में आपने देखा कि लग्न और चंद्रमा से बनने वाले गजकेसरी योग को आपने देखा, उसको समझाया आपने। आज आपने ये समझा ये क्यों ऐसा होगा। अब आप ये भी थोड़ा सा क्यों बात ये आती है कि ये पर्वत योग में ऐसा शुभ योग क्यों, ऐसा शुभता क्यों प्रदान होगी। आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये तीनों केंद्र का घर और त्रिकोण का घर ये शुभ घर माने जाते हैं, ये हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। यहाँ की शुभता कभी कभी खो देते हैं जब वो लग्न के शत्रु होते हैं। तो जब भी कभी केंद्र में इन तीनों भाव में, लग्न में, सुख भाव में और कर्म भाव में, जब भी किसी व्यक्ति का लग्न, कर्म और सुख, लग्न का भाव, कर्म का भाव और सुख का भाव, ये तीनों भाव में शुभ ग्रह विराजमान होंगे, सारे शुभ ग्रह ही होंगे। और 7वां भाव मारक भाव होता है और 8वां भाव दिक्कत परेशानी का भाव होता है। ये भाव खाली हो, इसमें कोई ग्रह ना हो, और अगर इसमें ग्रह आ गए तो शुभ ग्रह हो, तो जब ये सारी चीजें शुभ हो जाएंगी कि कोई दिक्कत ना रह जाए, रोजमर्रा की आय उसकी अच्छी हो जाए, पारिवारिक उसकी जिंदगी अच्छी चल रही हो, पार्टनर से अच्छा व्यवहार हो रहा हो, सुख की कोई कमी ना हो, कर्म उसका जो है अच्छा हो और शरीर से भी स्वस्थ हो, तो जब इतनी चीजें उसके पास अच्छी हो जाएंगी तो सब अच्छा ही होगा। तो ये मानना चाहिए और ये हमारे पुराणों में ये कहा गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी अन्य ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, सभी को नमस्ते।